ओके, नमस्कार। ये जो ऑनलाइन लेक्चर का जो एक सीरीज है, इसमें नैब ने मुझे आज दूसरे सत्र के लिए आमंत्रित किया है। मैं उनको पहले शुक्रिया देना चाहूंगा। जो कल नहीं जुड़ पाए थे उनके लिए बताऊंगा कि कल जो नया 2016 का कानून है वो हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 18 तक पूरा देख चुके हैं। इसके दौरान कई ऐसे नए नए प्रावधान जो है इसके बारे में सभी लोगों को बताने के साथ मैंने कुछ अपेक्षा भी व्यक्त की थी, जिसको मुझे लगता है हमारे सभी श्रोताओं ने ध्यान दिया होगा, और जो भी उसमें से जो लिखने लायक जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उन्होंने अपने पास जो भी मटेरियल है उस पर उसको नोंद या उसका रजिस्ट्रेशन या उसकी दस्तखत तो जो भी होगा वो सब तैयार करके आपने लिखा होगा या आपने मेंटेन किया होगा। आज सेक्शन 18 के आगे चलते हैं, मगर आखिरी जो सेक्शन जो कल हमने देखा था वो था इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की विशेषता क्यों है और उससे जो भी निर्माण होने वाले जो प्रश्न है उसके बारे में थोड़ा पहले मैं समय देना चाहूंगा, और फिर सेक्शन 18 के आगे जो भी है उस पर जाऊंगा। हमें याद होगा तो पुराने कानून में भी शिक्षा के बारे में प्रावधान था। ये होने के बावजूद कई जो भी विद्यार्थी थे उनके कई सारे सवाल थे जिनके लिए उनको माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ा था। कई जो विद्यार्थी जो अपनी स्कूल या कॉलेज में जो एग्जाम के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है अगर उनको अच्छा स्क्राइब या राइटर नहीं मिला तो। इसके साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले जो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति है, इनके बारे में भी वही सवाल पैदा होता है। अगर उनको अच्छा अगर स्क्राइब या राइटर नहीं मिला तो परेशानी पैदा हो जाती है। ये होने के बावजूद हमारे कई दिव्यांग व्यक्ति कई परीक्षाओं में अव्वल स्थान ले रहे हैं, और इसके वजह से यहाँ पर एक मेंशन करना जो कल था वो आज मैं कर रहा हूं, वो है जो स्क्राइब की जो गाइडलाइन है उसके बारे में। इसके बीच में कोई उदय नाम के है जिन्होंने सवाल भी पूछा है कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ लॉ है नहीं है। आपको मैं जरूर इसके बारे में भी बताऊंगा, मगर जो कल का रह चुका है उसका पहला जिक्र करते हैं और उसके बाद ही जो आगे जाना है वो हम देखेंगे। तो यूडी सेंट्रल गवर्नमेंट की जी डीओपीटी जो की जो गाइडलाइंस है वो नए कानून के तहत बनाई गई है। पहले वाली जो गाइडलाइंस थी उसमें क्या था, उसमें हर 1 घंटे के पीछे 20 मिनट का ज्यादा समय स्क्राइब की सुविधा जो व्यक्ति लेगा उसे ज्यादा समय मिलता था। एक उच्च न्यायालय के सामने आज भी पिटीशन जो दर्ज है वो ऐसा है कि एक 100% ब्लाइंड जो भी दिव्यांग व्यक्ति थे उन्होंने कंपैरिजन किया था। उनका कहना ऐसा था कि मैं 100% ब्लाइंड कैंडिडेट हूं, और जो अन्य लोग जो इस परीक्षा के लिए आते हैं वो 100% ब्लाइंड नहीं होते। उनके पास भी स्क्राइब होता है, मेरे पास भी स्क्राइब होता है, हमारे दोनों के पास राइटर होने के बावजूद मुझे ये 20 मिनट का समय कम लगता है। क्यों? क्योंकि उनका कहना ऐसा था कि ये जो भी अलग अलग अभी 21 कैटेगरी बन चुके हैं इसमें भी ब्लाइंड लोगों के स्क्राइब के लिए ज्यादा समय देना चाहिए। वो जो भी याचिकाकर्ता जो थे जिन्होंने याचिका दर्ज की थी उनका कहना ऐसा था कि सर, जो बाकी जो भी डिसेबिलिटी वाले जो भी सभी विद्यार्थी है वो देख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, और इसकी वजह से स्क्राइब को सिर्फ उनको बताना पड़ता है। सवाल जानने के लिए जो भी प्रश्न आपके
परीक्षा में आता है वो जानने के लिए जरूरत नहीं होती, बल्कि जो 100% विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है उसको जो भी स्क्राइब होगा वो सवाल भी पढ़ के सुनाता है और उसके बाद वो समझना पड़ता है, समझने के बाद फिर उसको जवाब डिक्टेट कर सकते हैं और फिर स्क्राइब लिख सकता है। इस प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है, ऐसा उनका कहना था। माननीय उच्च न्यायालय के सामने आज भी प्रकरण चालू है। मुझे लगता है जो इनकी जो समस्या है वो बिल्कुल सही है और जल्द से जल्द इसके बारे में भी काम हो जाएगा, क्योंकि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, जो हम कल बात कर रहे थे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में भी यही सवाल आता है कि जिसके बारे में हमें कब सोचना पड़ता है कि अगर आप किसी दिव्यांग व्यक्ति को किसी अन्य जो भी स्टूडेंट है इनके साथ अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो वहां पर ये फैसिलिटी तो मिलनी चाहिए। इसके अलावा और एक याचिका इसी व्यक्ति की दायर की गई थी जो माननीय उच्च न्यायालय के सामने आज भी प्रलंबित है। उनका कहना ऐसा था कि अगर मैं किसी एमपीएससी या यूपीएससी की परीक्षा के लिए अगर बैठा हूँ तो उस परीक्षा में कम से कम कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जो सवाल किसी मैप, किसी डिजाइन, किसी नक्शे के ऊपर, किसी चार्ट के ऊपर आधारित होते हैं और 100% विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट होने की वजह से उनका कहना ऐसा था कि सर इसके बारे में मुझे ऑप्शन दिया जाए या इसके जो भी पूरे मार्किंग वो मुझे मिलना चाहिए। जो एमपीएससी का एग्जाम था, एमपीएससी ने उच्च न्यायालय के सामने इनका कहना मान लिया और कहा कि इससे आगे जो भी एग्जाम्स हो गए उसमें हम जो भी 100% ब्लाइंड व्यक्ति है उनको हम एग्जम्पशन देंगे। ऐसा उनका पॉलिसी डिसीजन हो चुका है। ये क्यों आ चुका है? क्योंकि अगर आज भी हम किसी व्यक्ति को कहेंगे कि भैया ये जो भी चित्र बनाया है वो चित्र हमें एक्सप्लेन कीजिए और फिर उस पर पूछे हुए जो भी जवाब है वो जवाबों का हम आंसर देंगे, तो इसके लिए टाइम बहुत लग सकता है। अगर कोई चार्ट है, अगर कोई मैप है, अगर कोई आकृति है और उसके ऊपर पूछे गए जो भी सवाल है उसके ऊपर समझना ये मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से जो भी एमपीएससी की जो एग्जाम है वो इस तरीके से नया स्वरूप लेने वाली है। ये आ गई बात अपने मुंबई उच्च न्यायालय के सामने उन्होंने अपने रखी थी। ये हो गया एमपीएससी के बारे में। मगर हम जब नैप इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर बात करते हैं तो पूरे देश में भी ऐसे कई लोग हो सकते हैं कि जिनके बारे में ऐसा करना जरूरी है। जैसे हमारे विमल जी जो अभी नहीं आ पाए वो राजस्थान से है, तो राजस्थान सर्विस कमीशन वाला जो भी है उनके एग्जाम में भी ऐसा ही हो सकता है। जो कल नैब के अध्यक्ष हाजिर थे जो सिंह साहब है वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लखनऊ में भी ऐसा ही सवाल हो सकता है, ऐसे ही समस्या हो सकती है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि हर ऐसे पहलू में वहां पर जो भी अपनी लोकल नैब की जो ब्रांच होगी उसके द्वारा एमपीएससी जैसे जो भी सर्विस पब्लिक कमीशन है या सेंट्रल सर्विस जो भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है सेंट्रल लेवल का, इनके पास हमें अर्जी दाखिल करना पड़ेगा और ये जो स्क्राइब वाली जो गाइडलाइंस है इसके बारे में आगे इशू लेके जाना पड़ना जरूरी है। ये कल रह गया था इसलिए पहले ही कुछ मिनटों में मैंने ये कवर करने का सोचा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, दैट इज चैप्टर 4 जो कहता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि सभी व्यक्तियों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलना ये मुश्किल नहीं है, ये नामुमकिन है। हर व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। गवर्नमेंट के सामने भी जो भी जॉब्स है उसमें लिमिटेशन है, उसकी संख्या सीमित है। इसकी वजह से जो भी व्यक्ति है उसको सेल्फ डेवलपमेंट का कुछ ना कुछ तो व्यवस्था करना पड़ेगा। कानून क्या कहता है? वोकेशनल ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसके बारे में नया प्रावधान बनाया गया है कलम 19 सेक्शन 19। अगर हम इस सेक्शन 19 को पुराने वाले एक्ट के तरफ देख के कंपेयर करेंगे तो पता चलता है कि वो वैसा की वैसा ही है। एक दो चेंजेस हो चुके हैं मगर ज्यादा चेंजेस तो लगते नहीं है इसमें। फिर व्हाट इज चेंज, नया क्या बनाया है? तो इसमें जो भी जो सेल्फ डेवलपमेंट वाले जो भी दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए कंसेशनल रेट का लोन मिलना चाहिए, माइक्रो क्रेडिट का लोन मिलना चाहिए।
ये नया बनाया गया है। इसके साथ जो भी डिसेबल जो भी व्यक्ति होंगे उनके जो भी प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट वो बनाने वाले हैं ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद, तो ऐसे प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग का कुछ इंतजाम करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। देखिए 18 साल की उम्र होने तक दिव्यांग व्यक्तियों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलता है, हम देख चुके हैं। उसके बाद जो वर्कशॉप होता है, कार्यशाला हम कहते हैं, ऐसे वर्कशॉप में जहां पर ट्रेनिंग जो मिलता है, इस ट्रेनिंग के द्वारा अपेक्षा ऐसी होती है कि इस व्यक्ति को अपने पैरों पर खड़ा होना या आत्मनिर्भर होने के उनको मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए, संधि मिलनी चाहिए। मगर आज भी अगर हम देखेंगे तो जो भी अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग जो आज दिए जाते हैं, वो सब आज भी पुराने सिलेबस के वोकेशनल ट्रेनिंग है। जैसे अगर हम बात करें तो चौक बनाने की ट्रेनिंग है, जैसे अगर हम बात करें तो केनिंग की ट्रेनिंग है, जो कुर्सियां बनाते हैं वो ट्रेनिंग है। ये आज के जमाने में चौक या जो कुर्सियां बनाते हैं, केन बनाते हैं, केनिंग के, इनका काम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, इनकी डिमांड कम हो रही है। अभी कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ने ही अभी ये जो भी चेयर्स जो बनाते हैं इसके बारे में टेंडर्स निकलते हैं और वहां पर कामकाज उनका चलता है। तो इसकी वजह से सवाल ऐसा आता है, ये जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये हमें आज उसका सिलेबस बदलने की जरूरत है या नहीं है? तो कम से कम इसके बारे में हम एक सर्वे तो कर सकते हैं कि पूरे देश में क्या क्या वोकेशनल ट्रेनिंग का सिलेबस है, और फिर उसको सबको इकट्ठा मिला के उसका एक रिसर्च पेपर कर सकते हैं कि आज ये वोकेशनल ट्रेनिंग बदलना जरूरी है या नहीं है, इसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं। जब ये कहेंगे तभी बात बनेगी। तो ये और एक हो गया होमवर्क कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमारे पूरे देश में जो चल रहा है, डायरेक्टर ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग हर राज्य में है, उनके पास अर्जी लगा के हम उनका जो सिलेबस है उसकी कॉपी मांग सकते हैं। उसमें से पूछ सकते हैं कि भाई आपके पास ब्लाइंड लोगों के लिए कितना है, अन्य दिव्यांग व्यक्ति उनके लिए कौन सा सिलेबस है, और उसमें कुछ सुझाव हम दे सकते हैं। मुझे लगता है कि नैब इंडिया तथा नैब की जो अन्य ब्रांचेस है, जो स्टेट ब्रांचेस हो सकती है या अन्य डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो ब्रांचेस अलग अलग है, इनके द्वारा आप ये जरूर कर सकते हैं। कलम जो सेक्शन 19 की जो हम बात कर रहे थे, वो कंसेशनल रेट पर लोन की बात है। तो इसके बारे में भी आज जरूरत है कि जो भी अलग अलग लोन फैसिलिटी जो भी अवेलेबल है, इसके बारे में सबका एक कंपाइलेशन बनाना जरूरी है। ये भी कंपाइलेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आज दिव्यांग व्यक्तियों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोन की स्कीम्स की जो भी अवेलेबिलिटी है वो पता नहीं होती। मैंने कई दफा कहा है कि एक सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन सेंटर बनना चाहिए, जिसके द्वारा किसी दिव्यांग व्यक्ति को पूरे देश में से अगर वो कहीं से भी फोन करे तो उसे उस एरिया में जो भी अच्छी जो भी स्कीम है, वो स्कीम की जानकारी वो इंफॉर्मेशन सेंटर के द्वारा मिल सकती है। कंसेशनल रेट मिलना चाहिए, ये तो कानून में कहता है, मगर कंसेशनल रेट में कितना देना चाहिए, ये कानून में कहाँ लिखा है? तो इसकी वजह से अगर 1% का कम करे, वो फिर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम किया तो फिर भी वो कंसेशनल हो गया। अगर ½ % का किया फिर भी वो कंसेशनल हो गया। मगर इसके बारे में अलग अलग राज्यों में क्या परिस्थिति है, इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ये एक महत्वपूर्ण काम हो सकता है। और जो उसके बाद ही नैब इंडिया आपका सुझाव दे सकती है कि इसके बारे में आगे क्या करना चाहिए। इसके साथ आता है सेक्शन 20। सेक्शन 20 कहता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम सेक्शन की तरफ देखेंगे तो सेक्शन आता है गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में। एक बहुत बड़ी न्यायिक लड़ाई चल रही थी, वो हम लोग हार चुके हैं। वो बताना चाहूंगा कि इसका जो सेक्शन का जो वर्डिंग है वो पुराने एक्ट में सेक्शन 47 जैसा था। तो एक मामला चल रहा था जिसमें एक व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति थे जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे थे, और उनको उस कंपनी से निकाला गया था। तो उनका कहना था कि ये जो भी नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द एम्प्लॉयमेंट नाम का जो सेक्शन है, इस सेक्शन के तहत मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, और प्राइवेट इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं तो वहां पर भी ये कानून लगता है।
माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था ये कानून लगता है, मामला मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल नहीं लगता, अगर गवर्नमेंट को चाहे तो गवर्नमेंट इसमें बदलाव कर सकती है, मगर आज भी वो जो भी लड़ाई थी, वो जो भी युद्ध था, वो हम हार चुके हैं। इसकी वजह से सिर्फ एंड सिर्फ गवर्नमेंट वाली जो भी एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। इसका मतलब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आप दिव्यांग व्यक्ति, इसकी वजह से आपको कोई प्रमोशन नहीं रोकेगा, इसकी वजह से आपको नौकरी से नहीं निकालना पाएंगे, वो आपकी जो भी रैंक है उसमें आपको रिडक्शन नहीं करेंगे। ये सभी प्रोटेक्शन पहले वाला जो कानून था उसमें भी है। इसकी वजह से मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास था और इसमें और भी हम करना चाहते थे मगर नहीं हो पाया। इसके अलावा सेक्शन 21 कहता है कि हर एस्टेब्लिशमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बनाना चाहिए। अभी सवाल आ गया एस्टेब्लिशमेंट का। एस्टेब्लिशमेंट की जो भी व्याख्या जो सेक्शन 2 में हम देख सकते हैं, हर जो भी आस्थापना होती है, हर एस्टेब्लिशमेंट होता है, उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी बननी चाहिए, जिस पॉलिसी के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कहा है वो सब इम्प्लीमेंट करके करना चाहिए। आज अगर हम हमारे राज्य में देखेंगे तो ऐसा कहीं इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी आपको दिखाई देती है क्या? तो सवाल का जवाब आपको ही मिल जाएगा। तो इसकी वजह से नैब इंडिया को और एक काम हम कर सकते हैं कि हर एस्टैब्लिशमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जो बनानी है सेक्शन 21 के तहत, वो बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट को, हर एस्टैब्लिशमेंट को हम कंपेल कर सकते हैं। इसका मतलब ऐसा हो गया कि हमारे समझो एक कोई भी छोटा यूनिट है नैब का, तो उसमें उसके एरिया में जो आने वाले अलग अलग जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स है उनके पास जाकर आपको अर्जी लगाना पड़ेगा, आपको सेक्शन 21 को दिखाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी नोटिफाई कीजिए, और ये जो भी पॉलिसी है उसकी कॉपी कमिश्नर को भी देना है। सो देयरफॉर ये कमिश्नर के पास भी मिल सकता है, तो कमिश्नर साहब जो हर राज्य में या सेंट्रल कमिश्नर जो दिल्ली में, उनके पास भी हम मांग सकते हैं कि भाई आपके पास ऐसी अगर पॉलिसी आ चुकी है तो आपकी कॉपी हमें दीजिए। मुझे लगता है कि आमतौर पर ऐसा नहीं है, तो इसकी वजह से वहां पर भी हम जरा थोड़ा सा और कुछ काम अच्छा कर सकते हैं। इस कानून में सेक्शन 22 कहता है कि रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए हर जो भी डिसेबल्ड एम्प्लॉय उसके बारे में, और सेक्शन 23 कहता है कि गवर्नमेंट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर ग्रीवेंस एड्रेसल ऑफिसर अपॉइंट करना चाहिए, जो ऑफिसर चीफ कमिश्नर ऑफ डिसेबिलिटी या स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी उनके साथ में काम करेगा। इसका मतलब आ गया कि हर गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में एक रिड्रेसल मैकेनिज्म हर डिपार्टमेंट में बनाया गया है नए कानून के तहत, मगर आज ये भी एक संशोधन करने वाली बात है कि ये एक्चुअल असल में नहीं हुआ है। इसका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, इसके साथ में इसमें कुछ प्रस्ताव देना पड़ेगा कि ये और बेहतर कैसा बनना चाहिए। ये जो भी अपॉइंटमेंट, ये जो भी ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो अपॉइंट हो गए, उनको कंप्लेंट जो भी आएगी उनके पास इसमें इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार है, और इसमें करेक्टिव एक्शन क्या है, क्या लेना है क्या नहीं, ये भी उनके पास अधिकार है। ये अधिकार होने के बावजूद आज भी कई जगह पर रिड्रेसल ऑफिसर अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, नैब इंडिया के द्वारा हम एक एप्लीकेशन कर सकते हैं कि हर गवर्नमेंट के पास, और उनको पूछ सकते हैं कि आपने कितने ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर लोगों की अपॉइंटमेंट की है, अगर नहीं की तो जल्दी से जल्द आपको करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा काम। सेक्शन 23 भी हो गया। अभी जाते हैं सेक्शन 24 की तहत, जो बिल्कुल छोटा लगने वाला सेक्शन है, जिसे कहते हैं कि सोशल सिक्योरिटी वाला सेक्शन। सोशल सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है, तो अगर हम पश्चिम जो देश है, यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिका है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो पता चलता है कि सोशल सिक्योरिटी का एक नंबर होता है। वहां पर गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम है, उस स्कीम के तहत उनको जो भी फैसिलिटीज है, बेनिफिट है, वो सब मिलते हैं। ये होने के बावजूद
गवर्नमेंट के पास आज महाराष्ट्र में देखे, उत्तर प्रदेश में देखे, राजस्थान में देखे, तो ये सोशल सिक्योरिटी वाला मामला ज्यादा आगे नहीं जा पाया, क्योंकि इसमें कानून में जो प्रावधान है उसका वर्डिंग भी ऐसा है कि गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको देखते हुए ये एक जो भी स्कीम है वो बनानी है। इसका मतलब ऐसा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जैसे हम फंडामेंटल राइट देखते हैं, उसके बाद एक चैप्टर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाला हो गया कि गवर्नमेंट के पास जितने फंड है उसको देखते हुए आप स्कीम बनाइए। अगर ऐसा मौका और ऐसे छूट अगर हर गवर्नमेंट को मिल गई तो शायद वो कभी स्कीम ही नहीं बनाएंगे। तो इसकी वजह से इसके बारे में भी प्रयास करना पड़ेगा कि इसको आप जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आजकल फंडामेंटल राइट की तरफ से अगर देखते हैं माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, वैसे ही ये जो सेक्शन 24 है इसको भी सोशल सिक्योरिटी का जो इश्यू है वो हमारा अधिकार बनना चाहिए, उसको वहां से हटा के पहले वाले चैप्टर में लेना चाहिए जिसमें कल हम देख चुके हैं, वो है राइट का चैप्टर, अधिकारों की बात करता है। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान ऐसा है कि जो आम लोगों के लिए जो आप हेल्प देते हैं, आम लोगों के लिए जितना आप क्वांटम ऑफ असिस्टेंस देते हैं उसमें उससे 25% ज्यादा जो भी अमाउंट है वो देना पड़ेगा, असिस्टेंस देना पड़ेगा, ऐसा इस कानून में प्रावधान है। मगर कई राज्यों में आज ये असिस्टेंस नहीं दिया गया है बाकी लोगों को, तो इसके वजह से 25% ज्यादा जो देने की हम बात कर रहे हैं वो भी आज एक्चुअली नहीं हो रहा है। इसके साथ जो हम कल बात कर रहे थे कि कम्युनिटी लिविंग का अधिकार है, तो उसके बारे में भी इस कानून के तहत प्रावधान है, सेफ्टी है, सैनिटेशन है, हेल्थ केयर है, काउंसलिंग है, ये सब को इकट्ठा करके स्कीम बनाना चाहिए, ये भी कहा है। जो दिव्यांग व्यक्ति है उनका जो घर है उसके बारे में, उनका जो शेल्टर होम है, जो हम शेल्टर होम कल देख चुके हैं, इसके बारे में भी प्रावधान करना चाहिए। ये सब उन्होंने कानून बनाते वक्त कहा था। मगर जहां तक आज की परिस्थिति है तो डिसेबिलिटी पेंशन जो भी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो डिसेबिलिटी पेंशन जो भी होती है वो आज कई राज्यों में अपने अपनी जो भी इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसको देखते हुए पेंशन स्कीम बनती है। तो इसके बारे में भी सभी अलग अलग जो गवर्नमेंट है उनके पास से सब डॉक्यूमेंट्स जमा करना ये भी एक महत्वपूर्ण काम बन सकता है। मुझे लगता है नैब इंडिया आगे आगे चलने वाले कुछ दिनों में ये भी काम जरूर कर सकती है कि जिसके द्वारा हर राज्य में ऐसी पेंशन स्कीम कौन सी चल रही है इसका कंपैरिजन करने के बाद हम किसी राज्य को सुझाव भी दे सकते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटी पेंशन अच्छी और बना सकते हैं, इसमें और क्या कर सकते हैं। सेक्शन 24 दिखने में तो छोटा लगता है मगर ये बहुत बड़ा काम करने वाला सेक्शन है जिसका नाम है सोशल सिक्योरिटी। सेक्शन 25 के तहत चलते हैं, वहां पर है हेल्थ केयर का प्रावधान। हेल्थ केयर मीन्स पुराने कानून में ऐसा ही प्रावधान था मगर थोड़ा सा बदल के यहाँ पर आ चुका है। हेल्थ केयर में क्या क्या कहते हैं, फ्री हेल्थ केयर इन द विसिनिटी स्पेशली इन द रूरल एरिया। तो जहां पर आप रहते हैं उस एरिया में आपको फ्री जो भी है वो हेल्थ केयर मिलना चाहिए, ये एक नया इसका पहलू है। बैरियर फ्री एक्सेस टू ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो जहां पर आपको जाने में कठिनाई ना हो ऐसी वहां पर व्यवस्था करना ये भी कानून कहता है। आपने देखा होगा आजकल जो कई हॉस्पिटल्स है प्राइवेट हॉस्पिटल्स वहां पर भी रैंप बनाए गए हैं, मगर रैंप होने के बावजूद टॉकिंग लिफ्ट कम जगह पर है या ब्रेल में लिखित वहां पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत कम जगह पर है। तो इसलिए मुझे लगता है इसके बारे में भी कुछ करना पड़ेगा। प्रायोरिटी इन अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट नाम का एक प्रावधान है कि अगर दिव्यांग व्यक्ति है और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल के तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां पर भीड़ तो होना जरूरी है। तो वहां पर जो दिव्यांग व्यक्ति है उनके लिए सेपरेट क्यू होना चाहिए और उनको जल्द से जल्द जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए, ये कानून कहता है। मगर जहां पर आम लोग जाते हैं वहां पर अगर हम देखेंगे तो ऐसा सेपरेट क्यू, ऐसा सेपरेट कुछ अलग सा वहां पर फैसिलिटी नहीं होती। इसके बारे में भी हम कुछ कर सकते हैं। इस कानून के तहत ऐसा भी है कि
हेल्थ केयर के बारे में और जो डिसेबिलिटी है वो वापस ना आए, इसके बारे में सर्वे करना चाहिए, इसके बारे में प्रिवेंटिव स्टेप्स लेना चाहिए। जो बच्चे हैं उनका 1 साल में कम से कम 1 साल उनका स्क्रीनिंग करना चाहिए, और ये सब अलग-अलग प्रावधान कानून में है। मगर ये सब होने के बावजूद भी हेल्थ केयर सेक्टर में हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। आज अगर हम भारत की अगर परिस्थिति देखेंगे तो आज भी हेल्थ केयर सेक्टर अपना मजबूत समझा जाता है, और उसके साथ अपना हेल्थ केयर सेक्टर रीजनेबल फीस में भी होता है। अगर हम यूरोप या अमेरिका की तरफ देखेंगे तो कई भारतीय लोग हैं, ये वो वहां पर जाकर मेडिकल प्रोफेशन में ही काम करते हैं। अगर हम हमारी जो नर्सेस जो है इंडिया से अन्य देशों की तरफ जाने वाली, तो आपको पता चलेगा कि मिडल ईस्ट में कई इंडियन नर्सेस जाती है। तो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर मजबूत है, मगर वहां पर दिव्यांगों के लिए जो भी स्पेशल जो भी फैसिलिटीज बनानी चाहिए वो यहाँ पर ज्यादा हमें दिखाई नहीं देती। तो मैं आपको सुझाव देता हूं कि ये जो हेल्थ केयर वाला जो भी है, इसके बारे में एक छोटा सा एक स्टडी सर्कल बनना चाहिए, जिस स्टडी सर्कल में अलग अलग पहलू डिस्कस होकर कुछ आगे की बात क्या करना है क्या नहीं ये तय हो सकता है। सेक्शन 26 कहता है कि इंश्योरेंस स्कीम बनाना चाहिए। अब हमें याद होगा IRDA नाम का एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बना चुके हैं। उसका इंश्योरेंस एक्ट के तहत स्थापन हो चुकी अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी हर इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है। इसका कार्यालय हैदराबाद में होता है। मगर ये होने के बावजूद अगर हम पूछेंगे कि डिसेबल व्यक्तियों के लिए आपके पास कितनी कंपनियों की स्कीम है, तो शायद वो आपको बता नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आमतौर पर ये इस प्रकार की कोई विशेष स्कीम कई सालों में नहीं बनाई नहीं गई है। कंपनियों को लगता है कि इसमें तो बहुत सा रिस्क होता है, क्योंकि जो भी प्रीमियम जो कवर करते हैं उसको देखते हुए जो रिस्क है वो देखते हुए ऐसी स्कीम्स बड़ी कई कंपनियां इंट्रोड्यूस नहीं करती। इसकी वजह से इसके बारे में नैब इंडिया एक एप्लीकेशन कर सकता है, जो IRDA जो हैदराबाद में उनके पास लगाना पड़ेगा। उनको कहना पड़ेगा कि जो भी इंश्योरेंस स्कीम है वो एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी लोगों के लिए कुछ नहीं बनानी चाहिए। ये कानून कहता है एम्प्लॉयज विद डिसेबिलिटी मीन सिर्फ एम्प्लॉय लोगों के लिए है, मगर बाकी जो आम लोग है उनके लिए तो स्कीम अभी तक बनाई नहीं गई है। तो इसके बारे में ये भी कुछ इश्यू है कि जो बाद में रेज करना पड़ने वाला है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉय जो है, जो इनके पास नौकरी है, जिनके पास जो भी सैलरी है, उनके बारे में ये इंश्योरेंस स्कीम की बात करता है, मगर बाकी बात इसमें नहीं होती। सेक्शन 29 कहता है रिहैबिलिटेशन, मगर रिहैबिलिटेशन का जो सेक्शन 27 जो है, जो रिहैबिलिटेशन कहता है, मगर ये वापस आ गया कि जो भी गवर्नमेंट की जो फिनेंशियल पोजीशन है उसको देखते हुए ये करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये वापस वही आ गया कि पुराने कानून में भी ऐसा प्रावधान था, इससे बेहतर कुछ हम कर सकते थे, नहीं हो पाया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्शन 28 है। सेक्शन 28 कहते हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी है उनको ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में एक्शन लेना पड़ेगा, उनको ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। मगर एक्शन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके बारे में अगर हम पूछेंगे तो हर गवर्नमेंट के पास अगर हम एनर्जी लगाएंगे तो पता चलेगा कि इसके बारे में लास्ट 3.5 साल हो गए, 3 साल और 5 महीना हो चुका है, मगर इसमें किसी गवर्नमेंट ने कुछ नया कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला है, नया कुछ डेवलपमेंट का कुछ प्रोग्राम बनाया है, ये हमें दिखाई नहीं देता। तो इसके बारे में भी किसी तज्ञ व्यक्तियों के साथ बैठकर कुछ अगला कोर्स ऑफ एक्शन नैब इंडिया जरूर तैयार कर सकती है। सेक्शन 29 कहता है कि कल्चर एंड रिक्रिएशन, इसके बारे में प्रावधान है मगर ज्यादा डिटेल में जाने की नहीं है जरूरत है। सेक्शन 30 कहता है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी, हमें याद होगा कि पूरी 150, 200, 250 लोगों की टीम ओलंपिक में जाती है भारत से, मगर वो जो व्यक्ति है उनको सिर्फ 5 या 6 मेडल या 3 मेडल आज तक मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब हम जाते हैं नेशनल लेवल तो उससे कई ज्यादा कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर होती है। तो इंटरनेशनल लेवल पर जब हम
स्पेशल डिसेबल लोगों का अगर हम ओलंपिक जिसे कहते हैं पैरा ओलंपिक देखेंगे तो पैरा ओलंपिक में भारत के कई लोगों ने पुरस्कार वहां पर मिल चुके हैं, उनको उनको मेडल मिल चुके हैं। मगर ये स्पोर्टिंग एक्टिविटी पुराने वाले कानून में नहीं था, ये नया प्रावधान बन चुका है जिसे कहते हैं सेक्शन 30, जो सेक्शन 30 कहता है कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी के बारे में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए कुछ स्कीम बनानी चाहिए। उसमें कानून कहता है कि गवर्नमेंट जो भी है वो गवर्नमेंट इंक्लूसिव जो एजुकेशन की जो हम बात कर रहे थे उसके साथ में ये जो भी बच्चे हैं वो स्कूल में जाकर खेलेंगे, ये करना चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए। उसकी वजह से जो कोर्स है वो कोर्स उस तरीके से डिजाइन कीजिए, ये कानून कहता है। उसके साथ में सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो भी है वो देखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आर्थोपेडिकली हैंडीकैप व्यक्ति है तो उनके अगर पैर नहीं है तो उनको वहां पर सेंटर पर जाने के लिए कम से कम इंतजाम होना चाहिए, जहां पर स्पोर्ट्स वो खेलना चाहते हैं वहां पर इंतजाम होना चाहिए। ऐसे कई इश्यूज है कि जिसके बारे में अलग अलग का प्रावधान इसमें बनाया गया है। आज भी आपको याद होगा कि कई जो भी क्रिकेट खेलने वाले या अन्य व्यक्ति जो भी है जिनको मेडल्स मिलते हैं इंटरनेशनल कंपटीशन में, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उनको उनके लिए गवर्नमेंट की स्कीम होती है जहां पर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में उनको जॉब मिलता है। मगर ये जो भी दिव्यांग व्यक्ति है कि जो पैरा ओलंपिक के द्वारा खेल के आते हैं या नेशनल लेवल पर कुछ मेडल उनको मिलता है, ऐसे व्यक्तियों के लिए आज एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी नहीं है। तो इसके बारे में भी हम कुछ कर सकते हैं। ये बताने का क्यों जरूरत थी, क्योंकि ऐसा है कि ये जब सबको पता चलेगा कि ऐसा कुछ है तो ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग व्यक्ति स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे। आज भी अगर हम देखेंगे तो आमतौर पर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की क्रिकेट की एक टीम बनती है, क्रिकेट ये खेल उनका होता है। मगर क्रिकेट के अलावा भी कई खेल होते हैं कि जिसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, मगर ये करना तो अभी नैब इंडिया के साथ करना ये ज्यादा जरूरी हो सकता है। सेक्शन 31 आता है चैप्टर 6 में। चैप्टर 6 कहता है कि स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। उसमें कहता है कि फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले हम कह चुके हैं कि 6 से 18 उम्र तक 6 से 18 उम्र तक हर दिव्यांग व्यक्ति को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। इसके साथ क्या आ गया, तो आ गया कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, और वो भी अपने नेबरहुड स्कूल में मिलना चाहिए, और ए स्पेशल स्कूल ऑफ हिज चॉइस। तो कई दो ऑप्शन है, एक तो नेबरहुड स्कूल मीन्स हम जहां पर रहते हैं वहां से नजदीक वाला स्कूल, या स्पेशल स्कूल ऑफ हिज चॉइस। कई इसके बारे में कई लिटिगेशन हो रहा है, तो ये दिव्यांग व्यक्ति जो भी है उनके बारे में स्पेशल स्कूल्स ऑफ हिज चॉइस में एडमिशन कैसा लिया जाए, इसके बारे में कई लोग पूछताछ करते हैं। तो इसके बारे में अभी तो फुर्सत से बात करेंगे, मगर ये 6 से 18 ये ध्यान में रखना चाहिए, हेलो। फ्री एंड कंपलसरी ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट है कि नेबरहुड स्कूल और स्पेशल स्कूल ऑफ हिज चॉइस, ये दो इंपॉर्टेंट बातें आ गई कि जो बातें, ये फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आ गया। इसके बाद आ गए कि हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है वहां पर 5% का रिजर्वेशन है। क्या पर रिजर्वेशन होगा, तो हायर एजुकेशन एंड अदर हायर एजुकेशन जो भी संस्था है कि जो देती है और जिनको गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलता है, उनके पास 5% रिजर्वेशन हो सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलने वाले कौन से हो सकते हैं, तो ग्रांटिंग एड इसे कहते हैं। ग्रांटिंग एड जिनको मिलता है, ऐसे सभी जो भी संस्था है उनको पास अगर गवर्नमेंट की ग्रांट मिलती है तो वहां पर 5% रिजर्वेशन रखना पड़ेगा। मगर आज अगर हम देखेंगे तो कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे यहाँ आने लगी है कि जिनके पास गवर्नमेंट की ग्रांट नहीं मिलती। इसके साथ इसके साथ कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशनल्स है कि जिन्होंने परमानेंट नॉन ग्रांट बेसिस पर काम करना चालू किया है।
तो उनके पास भी आपको रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिसेबिलिटी नहीं मिल सकता। अगर हम पुराने कानून की बात करेंगे तो 3% रिजर्वेशन हुआ करता था, तो अभी 5% रिजर्वेशन आ चुका है। तो एजुकेशन में भी आपके पास अभी हायर एजुकेशन के लिए 5% रिजर्वेशन हो चुका है, तो जिसके बारे में हम जरूर कुछ ना कुछ तो अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ ये कानून कहता है कि जो भी एज जो भी फिक्स होता है, जो उम्र फिक्स होती है एडमिशन के लिए, उसमें 5 साल की छूट मिल सकती है। किसको? बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को। तो इसकी वजह से जो एडमिशन की जो उम्र होती है वो उम्र भी आगे बढ़ सकती है 5 साल से। सो ये हो गया एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसकी वजह से जो भी हायर एजुकेशन है वो भी हमारे दिव्यांग व्यक्ति भी कर सकते हैं। अगर हमने देखा होगा तो लास्ट कुछ सालों में नया ट्रेंड आ रहा है, बच्चे सीखते जा रहे हैं, बच्चे वकील भी बनते हैं, दिव्यांग व्यक्ति है कि जो आज एलएलबी का भी कोर्स करते हैं। तो ये सब ध्यान में देखते हुए मुझे लगता है कि ये जो भी 5% रिजर्वेशन है, इसकी जानकारी अगर जितनी जल्दी ये सब बच्चों को मिले वो उतना अच्छा ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। इसके साथ हम आते हैं वो सेक्शन 33, जो सेक्शन 33 कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोस्ट फॉर रिजर्वेशन। हमने एजुकेशन के बारे में रिजर्वेशन देखा, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी रिजर्वेशन है। और एम्प्लॉयमेंट में जो भी रिजर्वेशन है इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन ये हो गया स्टेप नंबर 1। इसका मतलब ऐसा होता है कि कौन सी दिव्यांग व्यक्ति कौन सा किसी प्रकार का काम कर सकती है, ये तय करने वाली जो भी कमिटी है उसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन कमिटी। हर राज्य में उसकी उसकी अलग सी आइडेंटिफिकेशन कमेटी होती है। कई राज्यों में 2016 का कानून आने के बाद भी नई आइडेंटिफिकेशन कमेटी गठित नहीं की है। तो चाहे तो हम नैब इंडिया के द्वारा हर राज्य को ये बता सकते हैं कि सेक्शन 32 के तहत आपको ये 33 के तहत आपको ये कमेटी गठित करना है, जो भी एक्सपर्ट कमेटी होगी, जो एक्सपर्ट कमेटी इसके बारे में अपनी सुझाव देगी और अपने रिपोर्ट में कहेगी कि कौन से पोस्ट पर कौन सी दिव्यांग व्यक्ति काम कर सकती है। कानून कहता है कि इसका पीरियोडिक रिव्यू भी लेना चाहिए, जो हर 3 साल के बाद होना चाहिए। तो ये भी हम किसी गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं। तो नैब इंडिया के हर जो भी स्टेट यूनिट है वो भी ये कर सकते हैं, साथ में नैब इंडिया भी अपने अपने हर राज्यों में ये भी काम कर सकता है, क्योंकि ये जो भी आइडेंटिफिकेशन कमेटी जो बनाई जाती है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन सही हुआ है, तभी आप आगे चलकर कुछ अच्छे लोगों की वहां पर हमारे दिव्यांग व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट आप कर पाएंगे। अगर आइडेंटिफिकेशन में अगर पोस्ट वहां से एक्सक्लूड हो गया, पोस्ट वहां से कम कर दिए, तो उसकी वजह से अपॉइंटमेंट भी होना कम हो जाता है। पुरानी एक बात है, 1995 का जब एक्ट था तो हम बहस कर रहे थे। 2007 की बात है, न्यायमूर्ति लोढ़ा साहब जो राजस्थान से थे, जो बाद में मुंबई उच्च न्यायालय आए थे, माननीय भारत के सर न्यायाधीश भी बने थे, उनके सामने युक्तिवाद चल रहा था, आर्गुमेंट चल रहा था, बहस चल रही थी। तो हमने कहा कि सर ये जो भी कमिटी जो बनाई गई है इसमें से एक्सपर्ट तो लोग है नहीं, ये जो भी लोग हैं ये सब गवर्नमेंट के बाबू लोग हैं। तो कोर्ट ने कहा आप क्या सुझाव देंगे? तो सुझाव ऐसा दिया गया था कि ब्लाइंड हो या अदर बाकी डिसेबल्ड हो, इनके रिप्रेजेंटेटिव भी आप कमेटी में लीजिए। तो मुझे बहुत खुशी हुई आपको बताने में हो रही है कि 2007 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का आदर रखते हुए 3 दिव्यांग व्यक्तियों को आइडेंटिफिकेशन कमेटी में महाराष्ट्र में लिया गया था। ये पैटर्न आप पूरे देश में भी आप कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी स्टेट यूनिट है वो स्टेट यूनिट वहां पर जाकर अपने अपने राज्य में ये जो एक्सपर्ट कमेटी है वहां पर लोगों की अपॉइंटमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके बाद हम महत्वपूर्ण प्रोविजन की तरफ आ गए, जिसके बारे में मिस्टर उदय नाम के जो भी है, इन्होंने 2:07 पर एक जज से सवाल पूछा था। दैट वाज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस कानून के सेक्शन 34 में आ गए। वो कहता है 4% रिजर्वेशन। एजुकेशन में जैसे हम बात कर रहे थे, एजुकेशन में रिजर्वेशन तो 5% आ गया, मगर यहां पर 4% रिजर्वेशन आ गया।
ये जो 4% रिजर्वेशन है वो हर जो भी अलग अलग कैटेगरीज है उनके लिए 1% ईच बनाया गया है। 4 कैटेगरीज है। पहले कैटेगरी में आता है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। सो जिनको कम दिखाई देता है और जिनको पूरा नहीं दिखाई देता, इन दोनों को मिला के 1% रिजर्वेशन होता है। इनका जिक्र सबसे पहले कैटेगरी में आ चुके हैं। उनमें से भी ब्लाइंडनेस ये सबसे पहला आ गया, लो विजन वाला उसके बाद आ गया। क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि अगर प्रायोरिटी की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी आइज के बारे में, आंखों के बारे में जो दिव्यांग व्यक्ति है उसको उनको दी गई है। उसमें से भी प्रायोरिटी जिनको कुछ भी नहीं दिखता ऐसे लोगों को है, जिसे कहते हैं ब्लाइंडनेस, और फिर उसके बाद आता है लो विजन। फिर भी हमारे यहाँ एक व्यक्ति आए थे जिनके द्वारा हमने माननीय उच्च न्यायालय में पक्ष रखा था। उनको कहा था कि सर, ये अगर हम पिछले 10 साल के अगर हम जानकारी लेंगे तो पता चलता है कि जो भी व्यक्ति अपॉइंटमेंट हो चुके हैं वो सब लो विजन कैटेगरी वाले हैं, मगर कंप्लीट ब्लाइंडनेस कैटेगरी वाले का किसी को अपॉइंटमेंट करते नहीं है। तो इसकी वजह से हमें अभी 50-50 जो भी है इसका बंटवारा करके दीजिए, ताकि जो 1% रिजर्वेशन है उसमें से हाफ रिजर्वेशन ब्लाइंडनेस के लिए और हाफ लो विजन के लिए दीजिए। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि ये हम नहीं कर सकते, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कर सकता है या आपको पार्लियामेंट में जाकर करना पड़ेगा। मामला आज आगे कुछ बढ़ा नहीं, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसके बारे में भी हम कुछ कर सकते हैं कि इसका आधा आधा जो भी बंटवारा है वो बंटवारा करना चाहिए। इसके बाद आता है डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग। हमारे श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा, पुराने कानून में सिर्फ डीफ था, हार्ड ऑफ हियरिंग नाम की कैटेगरी नहीं थी। हम कई दफा कहते हैं डीफ एंड डम, तो इसकी वजह से अगर ये आ गया तो डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, इन दोनों में भी शायद ऐसा ही झगड़ा आगे चलकर हो सकता है कि वो भी कह सकते कि हमें आधा आधा % उसमें से काट के दीजिए। तीसरी कैटेगरी आती है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मगर इसमें सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रेसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम और मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सब उसमें इंक्लूड है, उसमें समाविष्ट है। इन सबको लोकोमोटर डिसेबिलिटी में डाला गया है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी कुल मिला के 1% है। उसमें से सेरेब्रल पाल्सी वाला हो, लेप्रेसी क्योर्ड वाला हो, इनके बारे में कुछ बात हो सकती है। लेप्रेसी क्योर्ड वाले लोग भी अपने यहाँ बहुत सारे हैं, मगर दुर्दैव की बात है कि इनके बारे में आज एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल रहा है। अगर हम हर राज्य में इसके बारे में कुछ नया प्रोग्राम कर सकते हैं, नया सेंसिटाइजेशन कर सकते हैं, का ये भी सोचने वाली बात है। लेप्रेसी क्योर्ड के बाद हम कह सकते हैं एसिड अटैक विक्टिम। हमें याद होगा कि लगभग 4-5 साल पहले राज्य सरकार, केंद्र सरकार के पास इसके बारे में एक कानून बनाने का प्रावधान प्रस्ताव गया था, और कानून में संशोधन भी हो चुका है। तो नया अभी इंडियन पिनल कोड में नया कानून बन चुका है, और उसके साथ ही जो एसिड अटैक विक्टिम्स है इसके लिए भी वहां पर हेलो प्रावधान किया गया है। ये होने के बावजूद आज एसिड अटैक जो विक्टिम्स है इनके लिए कोई नई एम्प्लॉयमेंट वहां पर हमें दिखाई नहीं देती। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो चाहे तो ये जो भी लेप्रेसी क्योर्ड के साथ में एसिड अटैक विक्टिम्स है इनके बारे में भी हम आगे कुछ कर सकते हैं। ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म मीन जिनका बदन जो भी एक्सपेक्टेड जो भी ग्रोथ है वो नहीं हो पाई, और जो जिनकी ऊंचाई 1 फीट 2 फीट जैसे ही है, तो ऐसे जो ड्वार्फ है इनको भी इसमें लिया गया है, मगर उनके लिए भी आइडेंटिफिकेशन का परेशानी हो सकती है। तो इसके साथ आ गया ये ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ये आ गया अगली कैटेगरी। और इसके साथ आ गया मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला। सो इन सबको पकड़ के 1% कवर किया गया है। आमतौर पर हम कहते हैं कि जहां पर परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी ज्यादा है, ऐसे व्यक्ति को जो भी एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का जो अवसर है वो ज्यादा मिलना चाहिए। मगर जो अपॉइंटिंग अथॉरिटीज होते हैं उनकी जो माइंडसेट होती है वो हमेशा परेशानी खड़ी करती है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जिसके पास डिसेबिलिटी कम से कम है ऐसे व्यक्तियों को वो चुनते हैं।
जिसके पास डिसेबिलिटी ज्यादा है परसेंटेज, उन व्यक्तियों को वो चुनते नहीं है। तो इसकी वजह से चाहे तो किसी इंडिविजुअल केस में हमें कोर्ट में जाकर अपना पक्ष रखना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि ये जो भी है ये बात गलत है और इसकी वजह से हमारे दिव्यांग व्यक्तियों पर अन्याय हो रहा है, ये हम कोर्ट के सामने जाकर बता सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आ गई कि ये जो भी है तो कई राज्यों में आज भी ये नया जो 4% वाला जो फार्मूला है वो इंतजाम नहीं कर रहे, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। माननीय उच्च न्यायालय के सामने जो पुराना एक मामला है उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के सामने चल रही है, जैसे सुनंदा भंडारे फाउंडेशन उनका केस है। उसमें हर राज्य को अपना एक एक कंप्लायंस का अहवाल, कंप्लायंस का जो भी रिपोर्ट है वो सबमिट करने के लिए कहा गया है। तो हर राज्य अपना एक एक रिपोर्ट कंप्लायंस का माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सबमिट कर रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि नैब इंडिया के द्वारा वहां पर जो भी अलग अलग जो भी आपके पास जो भी रिपोर्ट है राज्यों के द्वारा वो कलेक्ट करना चाहिए और वो कलेक्ट करने के बाद उसको चेक करना चाहिए कि वेदर उन्होंने कहा वो सही है गलत है। ये जब तक नहीं होता तब तक मुझे नहीं लगता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हम अच्छी तरीके से असिस्ट कर पाएंगे। तो इसकी वजह से नैब इंडिया के द्वारा ये एक एक्सरसाइज भी हो सकता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला चल रहा है उसमें भी हम हस्तक्षेप याचिका या इंटरवेंशन अर्जी भी लगा सकते हैं। सेक्शन 35 आ गया। सेक्शन 35 कहता है इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयर्स इन द प्राइवेट सेक्शन। ये पहले कानून में नहीं था और वहां पर हमने कई लोगों ने कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट दिव्यांग व्यक्तियों को जो देते हैं उन सबको कुछ ना कुछ तो इंसेंटिव देना चाहिए। मगर ये इंसेंटिव वापस सवाल आता है कि ये कैसे इंप्लीमेंट करे। तो इसके बारे में भी जितनी आर्थिक क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए ही वहां पर स्कीम बनाई जाती है। तो लिमिट ऑफ देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट ये ध्यान में रखते हुए स्कीम बना सकते हैं, जिसमें 5% अगर उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों को अगर एम्प्लॉयमेंट दी है तो उनके लिए कुछ इंसेंटिव स्कीम बनाना पड़ेगा। वापस चलते हैं, जब पी चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक स्कीम बनाई थी, मगर वो स्कीम सिर्फ 2 महीना चली और नया बजट आने के बाद कुछ नई स्कीम इंसेंटिव की नहीं बनी थी। तो आज तक कई गवर्नमेंट आके, कई फाइनेंस मिनिस्टर आके गए, मगर ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में कुछ इंसेंटिव स्कीम बनाना सकते हैं, इसके बारे में आगे कुछ बात नहीं बढ़ी है। प्राइवेट एम्प्लॉयर अगर है तो उनको हम प्रॉपर्टी टैक्स में कुछ छूट दे सकते हैं, उनको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिल सकती है, एक्साइज में मिल सकती है, चाहे तो उनको हम जो भी कस्टम्स ड्यूटी है उसमें भी मिल सकती है। अगर आज जो नया कानून जो बनाया गया है एक देश एक टैक्स, इसकी वजह से जो भी जीएसटी आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसे हम कहते हैं, उसके तहत भी हम जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये जो भी 5% अगर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में अगर जॉब मिलता है तो उनको कुछ छूट वहां पर मिल सकती है कि नहीं, इसके बारे में भी कुछ कर सकते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब मिलने में परेशानी है, गवर्नमेंट जॉब की संख्या सीमित है, इसकी वजह से प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जाना जरूरी है। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जाना जरूरी है तो उसकी वजह से वोकेशनल ट्रेनिंग अच्छा मिलना जरूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग का जो भी कोर्स है, सिलेबस है, वो आउटडेटेड हो चुका है, वहां पर भी ध्यान देना पड़ेगा और साथ में जो भी प्राइवेट एम्प्लॉयर्स है उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करना पड़ेगा। मैं पुणे की बात करना चाहूंगा। पुणे में प्राइवेट जो भी इंडस्ट्रीज है, मोर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज की कई कंपनी आगे आती है और दिव्यांग व्यक्तियों को अपनी कंपनी में जॉब देते हैं। आजकल तो पिछले 3-4 साल में सीएसआर का बहुत बोलबाला है, उसे कहते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक फंड कंपनी एक्ट की जो प्रावधान है उसके तहत सेपरेट बनाया गया है। इनकम टैक्स कानून कहता है कि ये जो सीएसआर आप खर्चा करने वाले हैं उसके बारे में भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो ये सब देखते हुए कई कंपनीज सीएसआर का खर्चा दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर भी करती है, तो इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ये भी हो सकता है, जिसके लिए ये कानून कहता है सेक्शन 35। सेक्शन 36 की तरफ चलते हैं जो कहता है कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि जिसके बारे में कुछ कहने लायक तो कुछ है नहीं, क्योंकि एक हर राज्य में अगर हम सर्वे करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बनाया गया है क्या नहीं, तो निगेटिव रिपोर्ट आपके पास आ जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के सामने पहलू चल रहा था, मामला चल रहा था, और हमने हमारा पक्ष रखा कि सर, सेपरेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का प्रावधान होने के बावजूद न्यायालय के सामने आज इंफॉर्मेशन नहीं है कितने आज सेपरेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। कोर्ट ने कहा ठीक है, जाके सर्वे कीजिए। तो हमारे कई वकील जो थे वॉलंटरी सर्वे करने के लिए गए थे, तो उनको पता चला कि ये सेपरेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिस दिन सर्वे करने के लिए गए थे उसके 1 या 2 दिन 4 दिन पहले उन्होंने खोला था, और वो भी ऐसी जगह पे खोला था कि जहां पर दिव्यांग व्यक्तियों को जाना मुश्किल हो सकता है। तो ये हो गया कानून, और इसका एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने देख चुके हैं। तो इसके लिए सेपरेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का जो भी प्रावधान है, इसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन के लिए और भी कुछ बेहतर चीजें हम कर सकते हैं। जो हर राज्य में हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि आपने स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला है या नहीं खोला है। अगर खोला है तो वहां पर क्या प्रावधान है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट में के लिए आपने रिफर किया है, इसके बारे में फैसिलिटीज क्या है, कहां पर उसका ऑफिस खोला है, वहां पर कुछ एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट हो चुकी है नहीं हो चुकी है, उस ऑफिस में दिव्यांग व्यक्ति जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। ये सब बातें हम मांग सकते हैं कि जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये भी कानून का जो प्रावधान है इसको हम एक्चुअल मूवमेंट में, एक्चुअल आगे उसे कार्यान्वित कर सकते हैं। सेक्शन 37 कहता है स्पेशल स्कीम एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज है, इनको कानून कहता है कि आपका जो भी हाउसिंग स्कीम्स है, आपकी जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है, इसमें से 5% फॉर द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले लोगों को रखना चाहिए। ये आमतौर पर नहीं होता, और इसलिए ये भी एक इश्यू है कि जिसके बारे में हम कुछ आगे चलकर कर सकते हैं, कि जिसके बारे में हमें कुछ स्पेशल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हर राज्य की जो भी अलग अलग स्कीम है वो मांगनी पड़ेगी, राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा मिलानी पड़ेगी, और इसके साथ ये स्कीम मिलने के बाद ही हम सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन के द्वारा लोगों को बता सकते हैं कि अमुक अमुक राज्य जो भी है, फलाना फलाना, इस राज्य में ऐसे ऐसे स्कीम है जिसके तहत आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ जो भी पॉवर्टी एलोएशन की जो भी स्कीम्स होती है, दारिद्र्यता निर्मूलन की, उसमें 5% रिजर्वेशन ये पर्सन विद डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए उसमें होना चाहिए, ये भी कहा गया है। मगर जो दारिद्र्य निर्मूलन वाली जो स्कीम्स है, इसमें भी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कई सवाल पैदा होते हैं। तो मुझे लगता है इसके बारे में भी नैप इंडिया और जरा कुछ अच्छी कामें कर सकता है। इसके साथ जो भी अलॉटमेंट ऑफ लैंड होती है, जो हाउसिंग के लिए, शेल्टर के लिए हो सकती है, बिजनेस के लिए हो सकती है, या रिक्रिएशन सेंटर या प्रोडक्शन सेंटर हो सकता है, इसके बारे में भी 5% कंसेशनल रेट मिलना चाहिए, ये कानून कहता है। तो इसके ये जो प्रावधान सेक्शन 37 है, इसको इकोनॉमिक आपकी कैपेसिटी देखने के बाद आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसा हम सोशल सिक्योरिटी में हमने देखा या इंसेंटिव के बारे में देखा कि गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटी है उसको देखते हुए आपको बनाना है, आपको स्कीम करनी है, ऐसा वहां पर कहा गया है। वैसा प्रावधान इसमें नहीं है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो भी स्कीम्स है, ये स्कीम्स डायरेक्ट बननी चाहिए। ये डेवलपमेंट की स्कीम है, जहां पर जो भी लैंड आपको अलॉट करने का जो प्रावधान है, इसमें जो भी रेट होगा उसमें 5% का आपको कंसेशन मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जब हम लोगों को बताएंगे तो उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल असल में इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है या नहीं होता है। तो ये लोगों को हमें बताना पड़ेगा कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग अलॉटमेंट की स्कीम्स है, उसको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, और उनको सबको इकट्ठा करने के बाद हम चाहे तो आगे जाकर उसका कंपैरिजन कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी स्कीम है। ये होता है सेक्शन, ये हो गया सेक्शन 37। इसके बाद चैप्टर 7 आता है, तो वो कहता है सेक्शन 38 स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी विथ हाई सपोर्ट नीड्स। हमें पता होगा कि कई दिव्यांग व्यक्ति है कि जिनके बारे में कुछ ज्यादा उनकी जरूरत होती है, जैसा मल्टी डिसेबिलिटी है। तो मल्टी डिसेबिलिटी वाले जो भी है उनके लिए
सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि ऐसे लोगों को जरा ज्यादा सपोर्ट नीड्स, उनकी सपोर्ट सिस्टम लगती है, तो उनके बारे में अलग सा प्रावधान बनाया गया है। कानून कहता है कि अगर ऐसे जो भी व्यक्ति है उनके बारे में जो भी सपोर्ट सिस्टम है वो गवर्नमेंट करेगी, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनजीओ है उनके द्वारा भी उनको आप सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं। बेसिकली ये कानून होने के बावजूद आज भी सपोर्ट सिस्टम के ग्रुप आज भी नहीं फॉर्म हो चुके हैं, नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ सपोर्ट सिस्टम का ग्रुप हम बना सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम के लिए क्या कर सकते हैं, मैं कुछ आपको सुझाव दे सकता हूं। अभी महानगरों में सवाल ऐसा होता है कि मियाँ बीबी दोनों को जॉब पर जाना पड़ता है। जब तक दोनों काम नहीं करेंगे, दोनों कमाएंगे नहीं, तब तक वो खर्चा नहीं उठा पाते। पूरी घर का जो कारोबार है वो चलाने के लिए महिलाओं को भी बाहर निकलना पड़ता है। और उस घर में अगर कोई एक दिव्यांग व्यक्ति है कि जिसके लिए डे केयर सेंटर हम बना सकते हैं क्या? ये डे केयर सेंटर अगर हमने सोच लिया तो वो ये डे केयर पर्सन विद डिसेबिलिटी विद हाई सपोर्ट नीड्स वाले लोगों को हो सकता है, कि जिसमें हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति कि जिनको ऐसी जरूरत है, तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि सर ऐसे लोगों की जरूरत है, तो उनके बारे में कुछ नया कर सकते हैं। इसके साथ आता है चैप्टर 8 में ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इसको ड्यूटीज क्यों बनाया गया है? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट हम कहते हैं, तो फंडामेंटल राइट जब कहते हैं मूलभूत अधिकार, तो उसके साथ मूलभूत ड्यूटीज भी, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आती है। किसी भी व्यक्ति को दोनों बातें देखनी चाहिए। एक, अधिकारों की सिर्फ बात करोगे तो बात गलत है, सिर्फ ड्यूटी की जो कर्तव्य है उसकी बात करोगे वो भी बात गलत है। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों की बात साथ में करना जरूरी है। मगर यहाँ पर कानून कहता है कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेक्शन 39 कहता है अवेयरनेस कैंपेन, कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को अवेयरनेस कैंपेन करना चाहिए। मगर हमें जब हम पूछते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने कई पैसे खर्च कर दिए, मगर एक्चुअल अवेयरनेस तो ज्यादा होता नहीं है। तो इसके बारे में भी हम कुछ जानकारी हासिल करके इसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ कर सकते हैं। सेक्शन 40 कहता है एक्सेसिबिलिटी। तो ये कहता है कि चीफ कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ कमिश्नर के साथ उनका एडवाइस लेकर रूल्स बनाएंगे। रूल्स किस लिए बनाएंगे? तो ट्रांसपोर्टेशन के, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के बारे में रूल्स बनाएंगे, और बाकी जो भी एक्सेसिबिलिटी है उसके बारे में रूल्स बनाएंगे। हमारे कई दिव्यांग व्यक्तियों को अगर हम कहेंगे कि आप ईमेल का इस्तेमाल कीजिए, तो वो ईमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कई फाइल्स ऐसी होती है कि वो फाइल्स एक्चुअल डाउनलोड हो गई कि नहीं हो गई, ये उनको पता नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि ऐसे जो भी फाइल्स है इसके बारे में एक्सेसिबिलिटी नहीं है, जो फॉर्मेट है वो गलत सा होता है, या उनको जो भी लिंक मिलती है वो लिंक के बाद क्या है क्या नहीं, इसमें अगर साउंड नहीं होगा तो पता नहीं चलता। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी जो बनाने वाले हैं, रूल्स बनाने वाले हैं, जो चीफ कमिश्नर को कंसल्ट करने के बाद बनाने वाले हैं, इसमें भी नैब इंडिया अपना योगदान दे सकता है। सेक्शन 41 कहता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसको मैं कल के लिए थोड़ा रिजर्व रखूंगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में कुछ और बातें हो सकती है। सेक्शन 42 बनता है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी टूल्स है वो हर व्यक्ति को हासिल हो रहे हैं। वहां पर जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा हर व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल रही है। मगर ये मिलने के बावजूद हमारे कई दिव्यांग व्यक्ति या बेंचमार्क में डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, इनको इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में ज्यादा एक्सेस नहीं मिल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, या ई कॉमर्स हो, या ऑडियो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया हो, इसमें सब में हमारे जो भी दिव्यांग व्यक्ति है, इनकी जो भी आवश्यकता है, इनकी जो भी जरूरत है, इनको ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स लेना चाहिए।
ये भी एक बहुत बड़ी बात हो सकती है जिसके बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं। सेक्शन 43 है जो कहता है कि कंज्यूमर्स गुड्स है इसका डिजाइन होना चाहिए जो डिसेबल फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे जो भी हमें घर में अगर फ्रिज है, मिक्सर है, तो ये बनाते वक्त डिसेबल फ्रेंडली लोगों को कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डिसेबल लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट का डिजाइन होना चाहिए, उसका रिसर्च होना चाहिए, ये कहता है सेक्शन 43। सेक्शन 44 कहता है कि मैंडेटरी ऑब्जर्वेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी नॉर्म्स, जो भी ये नॉर्म्स गवर्नमेंट बनाएगा वो सब नॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में कानून केंद्र सरकार देखेगा। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी केंद्र सरकार देगा, ये कानून में कहता है। इसके साथ सेक्शन 45 कहता है ये जो भी कंपनी ये जो भी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को 5 साल का मौका दिया गया था, जिस 5 साल में ये सब उनको पब्लिक जो बिल्डिंग है, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, जहां पर गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वहां पर एक्सेस देने के लिए 5 साल का टाइम दिया गया था। तो चाहे तो अगर हम देखेंगे तो आज पूरे महाराष्ट्र की बात करें या देश की बात करें, कई गवर्नमेंट की जो पब्लिक बिल्डिंग है वहां पर आज भी एक्सेस अच्छी तरीके से नहीं मिल रहा है। तो ये एक्सेस के बारे में भी बात गवर्नमेंट के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 3.5 साल हो चुके हैं, 1.5 साल बचा है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट को ध्यान में लाकर उनको दिखाना पड़ेगा, उनका ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है जिसे हम पब्लिक बिल्डिंग कहते हैं उसमें एक्सेस डिसेबल फ्रेंडली लोगों को कैसा मिलता है। जो भी सर्विस प्रोवाइडर है इनको भी प्रावधान 46 कहता है, सेक्शन 46 कहता है कि 2 साल में नोटिफिकेशन के बाद आप सर्विस प्रोवाइड कीजिए। ये इंपॉर्टेंट एक बात हो गई, मगर इसके बारे में आज भी ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं हो रहा है। इसके साथ हो गया कि एचआरडी में जो मिनिस्ट्री होती है, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाली मिनिस्ट्री होती है, उसके बारे में सेक्शन 47 कहता है। मगर सेक्शन 47 के साथ आता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया नाम का कानून, जो 1992 का है, जिसके तहत जो भी हमारे जो स्पेशल टीचर्स है वो वहां पर रजिस्टर होते हैं, दर्ज होते हैं। तो ये सब होने के साथ भी एचआरडी के बारे में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके लिए सेक्शन 47 हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया सोशल ऑडिट, जो कहता है सेक्शन 48। जो अलग अलग स्कीम्स जो बना रहे हैं उस स्कीम्स का अलग सा एक सोशल ऑडिट करना चाहिए, ये कानून कहता है। ये तो आज तक स्कीम्स अगर नहीं बनाई तो ऑडिट ही नहीं बन पाएगा, तो पहले स्कीम बनाने के लिए पुश करेंगे और फिर बाद में उसका जो भी ऑडिट है वो हम देख सकते हैं। तो ये हो गया पूरा 1 घंटा आपके साथ में बात कर रहा था। सेक्शन 18 के बाद हम आ गए सेक्शन 48 तक आ चुके हैं। एक सेक्शन जो भी ट्रांसपोर्ट, एक्सेस टू द ट्रांसपोर्ट है, वो मैंने कल के लिए रखा है। कल ये पूरा के पूरा जो एक्ट है वो कंप्लीट करने का मैं प्रयास करूंगा। कल मैंने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो कल विनोद जाधव जी थे, उनका जो सवाल था इसमें से मैंने उनका जवाब जो था वो शायद कवर कर दिया है। उनका सेक्शन 41 बी के बारे में था, वो ट्रांसपोर्ट का था, तो ट्रांसपोर्ट के बारे में आज मैंने कहा कि वो मैं रिजर्व में रखता हूं। फिर एक जो आए थे उन्होंने कहा था उदय नाम के एम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनका भी जो जवाब था वो मैंने कवर कर दिया है। इसके साथ एक गोरख नाम के जो है उनका क्वेश्चन आ चुका है कि इसमें रूरल एरिया में disabled persons को system not given a right information held to. So tell me about how can use own right and specially laptop provisions. I am गौरव from सांगली। ये गौरव है, गौरव कहते हैं कि मैं सांगली में रहता हूं और रूरल एरिया में इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मिस्टर गौरव, नैप का जो भी सांगली का यूनिट है उनके पास अगर आप जाएंगे तो मुझे खातरी है, मुझे भरोसा है कि वो आपको जो भी अधिकार है जिसके बारे में जो भी उनके पास जो मटेरियल है वो मटेरियल आपको अवेलेबल करके देंगे। नहीं हुआ तो नैप महाराष्ट्र दे सकती है, नैप इंडिया भी दे सकती है। मगर आपने बिल्कुल सही कहा कि ग्रामीण भारत में कई दिव्यांग व्यक्तियों को अपने अधिकार क्या है क्या नहीं इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गौरव हो या गोरख हो, जो भी सांगली से उन्होंने पूछा था, इसका
ये ऐसे कार्यक्रम आप आपके एरिया में भी रख सकते हैं, आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं, उनके हक जो भी है वो उनको बता सकते हैं। मुझे लगता है ये भी एक रास्ता है कि जो थोड़ा सा अवेयरनेस ज्यादा बढ़ाएगा और उसके साथ ये कानून एक्चुअल कार्यान्वित होगा, एक्चुअल काम करना चालू हो जाएगा। मयांक शेखर है, उन्होंने थैंक यू कहा है। ये थे आज के सवाल। मुझे लगता है आज के जो भी प्रेजेंटी है वो भी कल जैसी थी, 104 तक हम गए थे, मगर इससे भी कई ज्यादा लोग हैं जिनको इस कानून के बारे में इंफॉर्मेशन जरूरी है, इनको लेने की जरूरी है, साथ में उनके साथ शेयर करना भी जरूरी है। तो मैं इस लॉकडाउन के पीरियड में आप सभी लोग आ गए, तो आपका सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। और उसके साथ ऐसे लॉकडाउन पीरियड में आप घर पे बने रहिए, सुखरूप रहिए, स्वस्थ रहिए, ये आपको शुभकामनाएं देता हूं। देयर इज वन क्वेश्चन, शिशिर ने कहा है we have to travel to Powai Center for government exam. Powai Center is far from Kanjurmarg. Can we nearby station? एग्जाम के लिए सेंटर नियर बाय स्टेशन होना चाहिए। अगर आप ऐसा कहते हैं तो जो भी एग्जामिनिंग बॉडी है उनके पास आप अर्जी लगा सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि सर हमें डिस्टेंस बहुत लगता है, तो वहां पर आप सेंटर चेंज कीजिए, या आप जरूर कह सकते हैं। मुझे लगता है इसके साथ मैं वापस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पल्लवी कदम मैडम के पास सूत्र देना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो समय है वो भी खत्म हो रहा है और जो भी मैंने आज आपके लिए स्टडी करके लाया था वो भी बहुत सा कुछ शेयर हो चुका है। सो धन्यवाद आप सभी को, और स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। पल्लवी मैडम।